स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष मूल विधि की एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम एक नए एक्ट के विषय में समझेंगे और जानेंगे पूरा अच्छी तरीके से। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आगामी जो परीक्षा आ रही है यूपीएसआई की, उसका पूरा सिलेबस आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार वीडियो के द्वारा मिलता रहेगा। तो आप जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और अपना प्यार दिखा रहे हैं इस चैनल को, इसको बरकरार रखिए। चलिए अब देखते हैं धारा 6। देखिए धारा 6 में क्या है कि इस अधिनियम के अधीन उपबंधों के उल्लंघन पर, यानी साफ साफ है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के उल्लंघन पर अगर आपने कोई कार्य किया है तो प्रथम दोष सिद्ध पर, प्रथम दोष सिद्ध मतलब कि पहली बार अगर आपको इसका दोषी माना जाएगा तो बताइए आपको कितने वर्ष का कारावास होगा? 2 वर्ष का कारावास होगा और साथ ही साथ 2000 रुपये आपको जुर्माने के तौर पर भी देने पड़ेंगे। अब बढ़ते हैं कि द्वितीय या उसके पश्चात दोष सिद्ध हुआ, यानी कि आप एक बार सजा काट चुके हैं और उसके पश्चात आपको दोबारा से फिर से उसी दोष के लिए, या आप स्त्री के अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के विरुद्ध अगर कोई कार्य कर रहे हैं, उसके लिए दोबारा या उसके पश्चात आपको दोष सिद्ध किया गया है, तो अब आपको सजा 6 माह से 5 वर्ष के अंदर हो सकती है। और साथ ही साथ आपको 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो अब देखते हैं धारा 7 की तरफ। धारा 7 में देखिए क्या लिखा है, कंपनियों द्वारा अपराध। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, नाटक कंपनी भी होती है, प्रोड्यूसिंग कंपनी भी होती है, तो इस तरीके से मान लीजिए कोई कंपनी है और उस कंपनी ने इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया है, तो बताइए उस कंपनी को और साथ ही साथ उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उस कंपनी के स्वामी, दोनों को ही दोषी स्थापित किया जाएगा। दोनों पर दोष लगेगा। जैसे मान लीजिए कि कंपनी पर कैसे दोष लगेगा कि कंपनी को बंद कराया जा सकता है या कंपनी से जुर्माना वसूला जा सकता है। साथ ही साथ आप देखिए, यदि कंपनी द्वारा, अगला पॉइंट, यदि कंपनी द्वारा अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक या सचिव की उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह व्यक्ति ही दोषी साबित होगा, कंपनी नहीं होगी। मान लीजिए कि कंपनी में कोई ऐसा कार्य होता है जो इस अधिनियम के कैसा होता है, विरुद्ध होता है, लेकिन वो किसकी उपेक्षा के कारण हो रहा है? उस व्यक्ति, वो निदेशक जो बैठा हुआ है वहाँ पर, जो प्रबंधक या सचिव बैठा हुआ है, उसकी उपेक्षा के कारण होता है। कंपनी ने तो बार बार उनको आगाह किया कि भाई ये गलत तरीके से स्त्री का अशिष्ट रूपण इस कंपनी के माध्यम से हो रहा है, तो लेकिन उसने वो बात नहीं सुनी, उसने उसको उपेक्षा कर दी, यानी कि उसका संज्ञान नहीं लिया। तो बताइए कौन दोषी होगा? अब कंपनी पर कार्रवाई नहीं होगी, उस व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, यानी कि दोषी वह व्यक्ति होगा। अब देखिए धारा 8, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये धारा भी महत्वपूर्ण है और इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया अपराध, बताइए क्या होगा? संज्ञेय होगा और जमानतीय होगा। तो जमानती तो आपको पता है कि अगर इस अधिनियम के अंतर्गत आपने कोई कार्य किया है जिसमें स्त्री का दोष रूपण चित्रण आपने प्रदर्शित किया है और आप दोषी पाए जाते हैं, तो आपको जमानत तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ ये अपराध कैसे माने जाते हैं? संज्ञेय अपराध माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? संज्ञेय अपराध। अब इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि संज्ञेय अपराध क्या होते हैं और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। मैंने इसी में ही इसको कवर कर लिया है इस वीडियो के माध्यम से। देखिए संज्ञेय अपराध होते हैं, इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉग्निजेबल ऑफेंस। और असंज्ञेय अपराध को क्या बोलते हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब समझना कि जो सीआरपीसी है, भारतीय दंड संहिता है, उसकी धारा 2C यानी 2C के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों का विवरण मिलता है। और साथ ही साथ जो असंज्ञेय अपराध हैं उनका विवरण सीआरपीसी की धारा यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 2L के तहत उनका वर्णन, उनका विवरण मिलता है। अब संज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध में अंतर क्या है, इसको समझिए। संज्ञेय जो अपराध होते हैं ये बड़े स्तर के अपराध होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मर्डर। और इन अपराधों में क्या होता है? एफआईआर दर्ज होती है। क्या दर्ज होती है? एफआईआर दर्ज होती है। किस पर? एफआईआर रजिस्टर पर। लेकिन जो असंज्ञेय अपराध होते हैं ये उतने बड़े लेवल के अपराध नहीं होते, इनमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इनमें उस व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है, सीआरपीसी की धारा 155 के तहत क्या निर्देश दिया जाता है कि जाइए मजिस्ट्रेट के पास
यानी कि डीएम ऑफिस जाइए, डीएम के पास जाइए और वहाँ पर परिवाद दर्ज कराइए। इसीलिए मैं आपको हमेशा छोटे छोटे वर्ड्स जो मूल विधि में यूज़ होते हैं उन पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। ये परिवाद को मैं पहले भी बता चुका हूँ, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में परिवाद को कंप्लेन कहा जाता है। तो बताइए, अगर कोई व्यक्ति, उसको क्या निर्देश दिया जाएगा उस व्यक्ति को, अगर असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है कि आप जाइए और मजिस्ट्रेट को परिवाद दर्ज कराइए। यहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती, लेकिन संज्ञेय अपराध में क्या दर्ज कराई जाती है? एफआईआर दर्ज कराई जाती है। क्यों? किसी ने अगर मर्डर किया है, किसी ने अगर मर्डर किया है या और भी बड़े जघन्य अपराधों में वो लिप्त है, तो बताइए क्या कोर्ट से वारंट आएगा तब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा? नहीं, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। तो देखिए इसमें अगला पॉइंट भी क्या है, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि अगर कोई संज्ञेय अपराध करता है, यानी मर्डर जैसा कोई अपराध करता है, जघन्य अपराध करता है, तो बताइए उस पर पुलिस बिना वारंट के ही कार्रवाई करेगी। यानी कि कोर्ट से, मजिस्ट्रेट से कोई वारंट की आवश्यकता उस अधिकारी को नहीं है, पुलिस अधिकारी को, कि पहले वारंट लेके आइए फिर इस मर्डर जो किया हुआ व्यक्ति है उसको पकड़ने जाइए। भैया तब तक तो वो भाग जाएगा। तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। कौन से अपराधों में? संज्ञेय अपराधों में। लेकिन बात करें अगर असंज्ञेय अपराधों में, तो इस अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। यानी कि पुलिस को पहले वारंट लेना पड़ेगा। वारंट कौन जारी करेगा? मजिस्ट्रेट जारी करते हैं वारंट, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट जब वारंट जारी करेंगे तभी आप असंज्ञेय अपराध अगर है तो उसके केस में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। साथ ही साथ बिना किसी वारंट के या बिना किसी कोर्ट के आदेश के संज्ञेय अपराध जो होते हैं उनकी श्रेणी में पुलिस के पास इसकी जांच करने का पूरा अधिकार होता है बिना किसी आदेश के। जबकि असंज्ञेय अपराध में कोर्ट द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश लेना पड़ेगा, तभी इसका जांच जो है वो पुलिस जो है वो कर सकती है। अब देखिए इसके बाद आती है धारा 9। जांच के दौरान अगर कोई भी अधिकारी जो इसकी जांच कर रहा है सद्भावनापूर्वक किए जाने वाले कार्य के विरुद्ध, उसके सद्भावनापूर्वक किए जाने वाले कार्य के विरुद्ध कोई भी मुकदमा या कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप जानते ही हैं कि दो पक्षों में जब इस तरीके का कोई विवाद होता है, मान लीजिए सद्भावनापूर्वक उसने किसी एक का पक्ष लिया, तो ये नहीं है कि उसने अगर पक्ष लिया है तो उसके आधार पर आप क्या करें, उस पर ही कार्रवाई करवा दें, ऐसा नहीं होगा। अब देखते हैं अंतिम धारा जो कि है धारा 10। तो धारा 10 में क्या लिखा हुआ है? केंद्र सरकार इन प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु नियम बना सकती है। यानी कि केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो जो भी इस दहेज, ये स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम में लिखा हुआ है, इसके विरुद्ध अगर कोई कार्य हो रहा है तो बताइए उसकी रोकथाम के लिए, उन उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए बताइए क्या बना सकती है? नियम बना सकती है। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको संज्ञेय अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध क्या है, इनके विषयों में भी बताते हुए इस पूरे एक्ट को ख़त्म किया है। इसके बाद एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो और आएगी जिसमें जो 2018 में इस अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम में जो संशोधन हुए हैं, जो कि संशोधन हुए धारा 7 के अंतर्गत, उनको भी मैं आगे वीडियो के माध्यम से लेके आऊँगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चैनल को जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, लगातार बनाए रखिए और हमको सजेशन भी दीजिए कमेंट के माध्यम से कि हम क्या क्या नए चेंजेस और करते हुए आगे वीडियो बनाएं। धन्यवाद आपका।